हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट अरस्तु। हमने बात की थी अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर और राज्य के उद्देश्य, है ना, और राज्य के कार्यों पर और राज्य की और अरस्तु की जो राजनीति विज्ञान को बनाने की पद्धति है उस पर हमने डिस्कशन किया। आज हम डिस्कशन करेंगे अरस्तु की नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर। अरस्तु की जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है अरस्तु का, पॉलिटिक्स, उस ग्रंथ में अरस्तु ने नागरिकता और संविधान के बारे में बहुत ही विस्तृत जो चिंतन जो है वो प्रस्तुत किया है। और नागरिकता के संदर्भ में अरस्तु का ये जो प्रचलित धारणाएं थी उस समय कि नागरिक कौन है, इस संदर्भ में अरस्तु ने प्रचलित धारणाओं के आधार पर नागरिकता का विश्लेषण किया है और उसने यह दृष्टिकोण बताया है कि नागरिकता का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी जन्म से उस राज्य में रहता है, क्योंकि उस राज्य में, किसी भी राज्य में विदेशी लोग भी रहते हैं, किसी भी राज्य में दास लोग भी रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। तो नागरिकता का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो जन्म से लोग रहे हैं वो रहते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को, जैसे होता है ना कि नागरिकता उनको नागरिकता छीन ली गई लोगों से, है ना। विदेशियों को यह अधिकार जैसे संधि के द्वारा प्राप्त होता है ना। कई बार होता है कि नागरिकता छीन लिया, उनको देश निकाला दे दिया, तो वो भी नागरिक नहीं है। फिर जन्म लेने से या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं हो जाता है। इस नागरिकता के संदर्भ में, क्योंकि अरस्तु राजनीति शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाता है, इसलिए उसका मानना है कि जो कार्य राजनीति को विज्ञान बनाते हैं या राजनीति विज्ञान को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं और जिन नागरिकों का उसमें भूमिका सक्रिय होती है, वो नागरिक के योग्यता रखते हैं। तो इसलिए अरस्तु के अनुसार जो नागरिकता है उसका जो निर्धारण है ना, जैसे हम कहें कि आज की तारीख में हम कहते हैं ना कि हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, हमारे पास वोटर आईडी होना चाहिए, तो हम नागरिक हैं भारत देश के। लेकिन उस समय एथेंस के नगर राज्यों में या नागरिकता के संदर्भ में अरस्तु ये नहीं मानता है कि जो व्यक्ति जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से वहाँ का नागरिक नहीं हो जाता है। उसका मानना है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है और अपनी विवेक और बुद्धि के आधार पर उसमें अपना योगदान देता है ना, उसमें शामिल होता है, उसके प्रति जागरूक है, वही नागरिक है। इसलिए अरस्तु इस बात को और इस परिभाषा से और इसकी पुष्टि करता है। उसका मानना है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है, वो व्यक्ति नागरिक है ना। तो इस आधार पर अरस्तु नागरिकता को परिभाषित करता है। अब फिर क्योंकि वर्तमान में या हम आज के इस आधुनिक संदर्भ में नागरिकता का जो अरस्तु का विचार है वो बहुत ही आज के विचारों से बहुत ही भिन्न है, क्योंकि उसका मानना है कि नागरिक का होने का मतलब केवल मतदान करना नहीं है, वो शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना। और वो कानून निर्माण, न्याय संबंधी प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सा लेने वाला होना चाहिए। जैसे जिसको हम एक कह सकते हैं कि जो जनमत संग्रह की प्रक्रिया है, जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अब जनमत संग्रह की प्रक्रिया है, वहाँ व्यक्ति की भूमिका है ना। तो ऐसी ही सक्रिय भूमिका होना ज़रूरी है। अब एथेंस में जो एक प्रचलन था उस समय कि शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए एक एक्लेशियस नामक वहाँ सभा होती थी, और न्याय कार्य के लिए वहाँ हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिक भाग लेते थे। अब ये किस लिए बताना ज़रूरी है, क्योंकि नागरिकता का एक
एक ऐसा नागरिकता, एक ऐसा स्टेटस है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी विवेक और बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार उसका इस्तेमाल करे और उसमें सक्रिय रूप से भाग ले। इसलिए अरस्तू का मानना है कि नागरिकता जो है वो किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो प्लेटो के बात की समर्थक है और इसका समर्थन करते हुए वो भी सीमित नागरिकता के पक्ष में बात करता है। उसने माना है कि जो नागरिक है वो शासक के रूप में भी कार्य करने में उसके पास क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और एक शासित के रूप में भी उसे कार्य करने में की क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए उसका मानना है कि व्यक्ति के पास दोनों ही होना ज़रूरी है ना। जैसे हम कहें कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जैसे कुछ लोग कार्य करते हैं जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए कार्य करते हैं, है ना, आर्थिक को अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करते हैं, या जैसे हम कहें कि कुछ लोग श्रम करते हैं। अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति होते हैं ना, जिस काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों को वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास नागरिकता, उनको जैसे श्रमिक हैं या जो अपने रोज़ी रोटी के लिए कार्य करते हैं, वो उनके पास विवेक और बुद्धि नहीं है ना। वो इस आधार पर वो राज्य में केवल इसीलिए कार्य करते हैं क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं। मगर कुछ अरस्तू का मानना है कि कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे लोग कि जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, राजनीति के प्रति जागरूक होते हैं, जनमत संग्रह की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, वो एक अलग प्रकार के नागरिक व्यक्ति हैं राज्य में। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो नागरिक नहीं है। जैसे अरस्तू ने कहा कि इस आधार पर कि जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो अपने गुणों का, अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाएगा। इसलिए नागरिकता के लिए गुणों का होना, आवश्यक गुणों का होना ज़रूरी है। फिर अरस्तू का मानना है कि जो दास हैं उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके साथ साथ अरस्तू का मानना है क्योंकि शारीरिक परिश्रम जो करते हैं उनमें विवेक नहीं होता है, इस आधार पर वो नागरिकता नहीं देता है। फिर दूसरी बात, अरस्तू का मानना है कि जो श्रमिक वर्ग है वो भी नागरिक नहीं है क्योंकि उसके पास उस विवेक और बुद्धि या उस नागरिकता के गुण को विकसित करने के लिए समय ही नहीं होता है। फिर दूसरी बात, स्त्रियों और बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी क्षमता जो है वो निम्न स्तर की होती है। फिर उसका मानना है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके पास भी नागरिकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता इस आधार की नहीं होती है ना, वो भी निम्न स्तर की होती है। तो नागरिक कौन है? जो, क्योंकि राज्य एक साध्य है और राज्य एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है, तो जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था बनाना है या राज्य रूपी संस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाने में उस विवेक और बुद्धि या उन गुणों की आवश्यकता होती है, केवल वही लोग नागरिक हैं, बाकी सब गैर नागरिक हैं। अब ये नागरिकता की जो अवधारणा है अरस्तू की, ये बहुत ही सीमित और एक संकुचित अवधारणा है क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर एक बड़े विस्तृत भाग को इस नागरिकता से अलग कर देता है। क्योंकि दास भी नागरिक नहीं है, श्रमिक नागरिक नहीं है, व्यापारी नागरिक नहीं है, या वृद्ध नागरिक नहीं है, स्त्री, बच्चे, ये सब नागरिक नहीं है ना। तो इसलिए केवल और केवल ऐसे लोगों को नागरिक बनाता है जो बहुत संख्या में कम हैं और जिनका राज्य में क्योंकि राज्य में इन लोगों का जो नागरिक नहीं है, इन लोगों का एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य को संपन्नता प्रदान करने में होता है, जिस पर अरस्तू ने
जिनको अलग कर दिया है। फिर अरस्तु फिर ये नागरिकता जो है वो प्रतिनिध्यात्मक शासन में अपनाना संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि अरस्तु जो है नागरिकों को कानून निर्माण और जूरी के सदस्य के कार्य भी प्रदान करता है। इसलिए प्रतिनिध्यात्मक शासन में प्रत्येक व्यक्ति कानून निर्माता नहीं हो सकता है। फिर अरस्तु की जो ये नागरिकता है इसमें केवल धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण ही दिखाई देता है, क्योंकि अरस्तु मानता है कि जो धनवान व्यक्ति है वही कानून निर्माता हो सकता है। धनिक वर्ग ही केवल हितों की दृष्टि से काम करेंगे, है ना, इस आधार पर। तो धनिक वर्ग तो अपने हितों के लिए भी कार्य करेंगे और निर्धन जो है वो उससे उनके अत्याचारों को सहेंगे। फिर अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर ये लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि यूनान के नगर राज्यों में छोटी छोटी जनसंख्या वाले नगर राज्य हुआ करते थे, इसलिए वहाँ इस तरह की चीज़ लागू हो सकती थी। लेकिन वर्तमान में इस तरह की अधिक जनसंख्या के वाले राज्यों पर ये नागरिकता लागू नहीं हो सकती है। फिर अरस्तु की जो नागरिकता की अवधारणा है वो उस आधार पर कि जो सीमित नागरिकता है उससे कई ऐसे राज्य में कई ऐसे गुटों और वर्गों का निर्माण हो जाएगा जिससे शांति और व्यवस्था कायम नहीं की जा सकेगी। फिर अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है वो तो ना ही बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है या अच्छी है, और ना ही व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है या व्यवहारिक दृष्टि से इसे अपनाया जा सकता है। थैंक यू।